इस वक्त अस्पताल में परेशान बैठा आदमी यूं महसूस कर रहा था जैसे सारी दुनिया उसके हाथों से निकलती जा रही हो। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसने रोते हुए मेनका के चेहरे को देखा था। मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया था। उसने बहुत विनती की, जैसे बिछड़ते हुए आदमी से आखिरी विनती की जाती है। वह उसे आधे रास्ते में छोड़कर ना जाए, लेकिन उस विश्वास के साथ कि वह उसे फिर भी छोड़कर चला जाएगा। मेनका की आंखें तो पहले ही सावन की तरह बरस रही थी। उसने अपने सीने से लगाया हुआ मेनका के चेहरे को देख रहा था। उसने अपने सीने से लगाया हुआ नन्ही सी जान को उसके हवाले कर दिया था। हमारा सफ़र बस यहीं तक था ईशांत, अगर कोई भी गलती की हो तो मुझे माफ़ कर देना। उसके चेहरे की रंगत अब पीली पड़ती जा रही थी और होंठ बराबर कांप रहे थे। तकलीफ की हद उससे चेहरे पर अजीब सी लहर बिखेरे हुए थी जो उसे और ज़्यादा मजबूर बना रही थी। कोई भी नहीं जानता था उस वक्त वह किस हाल से गुजर रही है। अपने हाथ से अपनी मोहब्बत को जाता देखना इतना आसान तो नहीं होता। और फिर वह जिसके लिए उसने ज़िंदगी की बाजी लगाई थी उससे भी छोड़कर जा रही थी। अपने बेटे के माथे पर किस करते हुए उसने उस नन्हे जिस्म को ईशांत के हवाले किया था और आंखें बंद कर रही थी। तभी कमरे में डॉक्टर दाखिल हुए थे। ईशांत जल्दी डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर जी, कोई तो हल होगी, मेरी मेनका को बचाना है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, जब डॉक्टर तेजी से मेनका की तरफ बढ़े थे, जिसकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क चुकी थी, उसे बस कुछ मिनट के लिए उसके विनती पर ईशान से मिलने दिया गया था, वरना उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने जल्दी इंजेक्शन मास्क उसके चेहरे पर लगा दिया। मशीनों में लहरें हिलती हुई महसूस होने लगी। डॉक्टर ने उससे विनती की थी वो बाहर चला जाए, और वह उसके जिस्म पर एक आखिरी नज़र डालकर वह बाहर चला आया, जहाँ मीनाक्षी देवी चेयर पर बैठी हुई थी। दरवाजे के आगे खड़ी माला देवी भगवान की माला जाप करते हुए होठों के साथ बड़ी बेचैन दरवाजे को देख रही थी। मुझे बताओ ईशांत बेटा, मेनका कैसी है? उन्होंने बेताबी से पूछा, लेकिन उसके पास तसल्ली भरा शब्द नहीं था। उसने नरमी से उनके कंधे पर हाथ रख दिया। बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी है आंटी जी, अभी बहुत ज़रूरत है। और साथ ही उसने अपने बेटे को माला देवी के हाथ में रख दिया और पास ही बैठी हुई मीनाक्षी देवी को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। इतना आसान तो नहीं होता किसी भी इंसान को मरते हुए छोड़ देना, लेकिन शायद उन लोगों के लिए आसान होता है जो ठुकरा देना जानते हों। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। उस नन्हे से जिस्म को समेटकर मीनाक्षी देवी जल्दी अपने घर को चल पड़ी थी, क्योंकि उनके कहने के हिसाब से यहाँ बच्चा बीमार हो सकता है। और वैसे भी वो बहुत अजीब औरत थी, जिनके अपने वसूल अपने ही एक मनगढ़ंत कहानी थी। उनके लिए अपने बेटे को देने के लिए तसल्ली के कुछ शब्द भी नहीं थे। और वही हुआ। ठीक 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने आकर वह खबर उसके कानों में डाल दिए जो उसके लिए कोई तूफान की तरह थी। मेनका उसे छोड़कर चली गई थी। मेनका को अपनाने के लिए उसने ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। वह जिसकी मोहब्बत के लिए वो बेचैन हुआ करता था, सारी दुनिया से लड़ता फिरता था, आज उसे चुपचाप छोड़कर चली गई थी। वह दिन किसी तूफान से कम नहीं था, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। एक कोहराम मचा हुआ था। मीनाक्षी देवी ने कह दिया कि मेनका की डेड बॉडी पर उनसे ज़्यादा उसके माँ बाप का अधिकार है, और वह तो उसे अपनाने के लिए तैयार खड़े थे। वह उस वक्त उस हालत में नहीं था किसी भी साजिश को समझ पाता। वह उस वक्त दुख की गहराइयों में डूबा हुआ था, जो उसके लिए एक कयामत थी, जो उसके सर पर आकर उतरी थी। और मेनका के साथ जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई थी। सब कुछ चला गया था। सारी दुनिया की खुशियाँ अधूरी रह गई थी। जब उस दिन अभी मेनका को गए हुए 3 महीने भी नहीं बीते थे, जब उसकी माँ उसके कमरे में आई और आते ही अपना फैसला उसके सामने रख दिया। मैं तुम्हारे बेटे को और ज़्यादा नहीं संभाल सकती। तुम्हें एक पत्नी और तुम्हारे बेटे को एक माँ की ज़रूरत है। इसलिए होश में आओ और अब इस दुख से बाहर आओ। वह बड़ी आश्चर्य से अपनी माँ को देखता ही रह गया था। मम्मी, आप जानती है मेनका को भूल जाना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन ये मीनाक्षी देवी की जिद थी। तुमने पहले ही मेनका के लिए अपनी जिद पर डटे रहे, मुझे नीचा दिखाते रहे, लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो, और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी को यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती हूँ। उसकी माँ ठीक कहती थी। जो भी कहती थी उसने मेनका के लिए खुद गर्जी दिखाया था, जबकि उसकी माँ अपनी मर्जी से इसके लिए लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार रखती थी। वह अपने जिद पर ही डटा रहा। मैं अपने बेटे को पाल लूँगा, और वैसे भी मेनका की जगह किसी और को देने के लिए एक वजह काफ़ी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में या लक्ष्य की ज़िंदगी में किसी की निगरानी की कमी नहीं है। उसने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा हुआ था, सिर्फ इस सोच पर कि उसके आसपास ही उसकी सारी दुनिया घूमती रहती है। वरना मेनका के बाद अपनी ज़िंदगी को वह इस तरह से बिता रहा था, और उसे भूल पाना उसके लिए आसान नहीं था। पागल मत बनो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर विदेश चली जाऊंगी, अपने माँ बाप के पास। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं फिर वापस पलट कर नहीं आऊँगी। मेरी भी ज़िंदगी है। तुम्हारे पापा के बाद मैंने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पाला है, तुम इस बात को जानते हो। मीनाक्षी देवी के बहते आंसू उसके लिए कमजोरी थी, और ये कमजोरी वह स्वीकार भी करता था। मैं आपको उदास नहीं देख सकता। वह खुद भी रो पड़ा था। मेनका के बाद वह इतना कमज़ोर मर्द बन चुका था कि छोटी छोटी बात पर भी उसे आंसू आ जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मीनाक्षी की कोशिश कामयाब हुई। अगले ही कुछ दिनों में उन्होंने उसके लिए दुल्हन भी तलाश कर ली। वह कमरे में जाकर उसके सामने तस्वीर रख चुकी थी।
लेकिन उसने मुंह फेर लिया था। ये आपकी मर्जी है, आपको अच्छी लगी है, बस यही काफ़ी है, ये कहकर मुंह फेर गया। शादी की तैयारी होने लगी थी और इस तरह उसके अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। इतना आसान तो नहीं था वह अपनी मोहब्बत यूं भुला दे, किसी और लड़की को अपनी बाजुओं में सुला लेता। लेकिन फिर भी ये वक्त था, आ ही गया था। उसे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। मेनका के माँ बाप के साथ वह अभी भी बात करता था, उनकी बहुत इज्जत करता था। वह भी उसे हमेशा की तरह अपना बेटा ही समझते थे। उनकी भी इच्छा थी कि वह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी एक जगह पर रुकी नहीं रह जाती, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी हादसे से नहीं गुजरते। और वे लोग जो किसी हादसे से गुजर जाते हैं, ज़िंदगी उनके लिए ठहर जाती है और हर एक खुशी उनके लिए बेमोल हो जाती है। शादी के दिन उसे अंदाज़ा हुआ, उसकी माँ ने उसके लिए जिस लड़की का चुनाव किया था वह बहुत ही मामूली घराने की लड़की थी। वह हैरानी में पड़ा था, जबकि उसे विश्वास था जिस लड़की का चुनाव माँ ने किया होगा वह जरूर किसी अमीर घर से संबंध रखती होगी, किसी बिजनेसमैन की इकलौती बेटी जो उनके स्टेटस की हो, वहीं उनकी बहू बनेगी ताकि उनकी नाक ऊंची हो जाए। लेकिन वह हैरानी में पड़ गया था। एक मामूली गरीब घराने की लड़की जो उनके पीछे चली जा रही थी, वह मासूम लड़की जो उसके बगल में आकर बैठी बड़ी मुश्किल से 19 साल की लड़की होगी, जिसे देखकर वह और ज़्यादा मायूसी में उतर गया था। अगर उन्होंने ये कदम उठाना ही था तो किसी भरपूर जवान लड़की से शादी कराती, एक माँ की तरह उसके बेटे की जिम्मेदारी भी संभाल सकती। न जाने क्यों उसे एक पल के लिए लगा जैसे उस लड़की के लिए भी बहुत मुश्किल और कठिन जिंदगी होने वाली है। उसके अपने दिल के लिए भी ये सब कुछ आसान नहीं था। कुछ रस्म के बाद जब वो विदाई करवाकर उसे उस हवेली में लाया तो उसकी माँ ने उसे ईशान के कमरे में पहुंचा दिया। कमरे को हल्की सजावट दी गई थी। उसका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था वह अपने कमरे में जाए। उसका बेटा हमेशा की तरह एक घरेलू आया संभालती आई थी, जो मीनाक्षी देवी के निगरानी में किया करती थी। रात को वो बच्चा दादी के पास रहता और खुद भी अपने बेटे की जिम्मेदारी से परहेज करती थी। लेकिन उस दिन उसके कदम तकलीफ से भरे हुए थे। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो मासूम जिस्म उसके सामने ही बिस्तर पर अपनी पूरी खूबसूरती के साथ इंतजार में थी। वह हैरानी में पड़ गया, समझ ही नहीं पा रहा था कि उस लड़की को कौन से सपने दिखाए। वह खुद ही मेनका की याद में तड़प रहा था। वह उसके सामने बैठ गया। जब उस लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें उठाकर उसे देखा था, उस दिन वह पहली बार उसे देख रहा था, जो अब उसकी धर्मपत्नी थी, जिस पर वह अधिकार रखता था। देखो, मैं नहीं जानता कि तुमने किस नीयत से इस आदमी के लिए हाँ की थी, लेकिन ये सारा का सारा मेरी माँ का फैसला था। मैं अपनी पहली पत्नी मेनका को कभी नहीं भुला सकता। मेनका मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी मोहब्बत है। मेरे लिए मेरी पहली पत्नी काफ़ी है मेरी यादों के लिए। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लक्ष्य के लिए लाई गई हो, इसलिए ठीक होगा मुझसे कोई उम्मीद भी मत रखना। उसने नज़रें उठाकर अपने सामने बैठे उस हैंडसम से नौजवान आदमी को देखा था, जिसके चेहरे पर बहुत गंभीरता के साथ साथ दुख भी फैला हुआ था। उसे एक पल के लिए बड़ा गर्व हुआ था उस लड़की की मोहब्बत पर, जो मरने के बाद भी उसके दिल में अमर होकर रह गई थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झुका लिया। वह बहुत ही चंचल लड़की थी, जिसके माँ बाप ने अपनी मर्जी से उसका रिश्ता तय किया था। जिस दिन मीनाक्षी देवी उनके घर जाकर रिश्ता मांग रही थी, वह दिन उसकी खुशकिस्मती का दिन था। वह तो अपनी माँ की जुबान से ये सब सुनकर हैरान रह गई थी कि हवेली के राजकुमार के लिए उसका रिश्ता आया है, और वह इकलौता है जिसके बारे में वो पहले से जानती थी। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वह इतना हैंडसम राजकुमार अब उसके किस्मत में लिख दी गई है, जिसकी तमन्ना उसने कभी अपने सपने में भी ना की थी। राजकुमार जी, मैं खुद को हमेशा लक्ष्य तक ही अपनी औकात रखूंगी। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कुछ देर पहले मीनाक्षी देवी ने उसके साथ जो घटिया व्यवहार अपनाया था, वह अभी तक भूली नहीं थी। जब वो सेज सजाकर सपनों के शानदार महल पर विराजमान हुई थी, जिसे वह सिर्फ और सिर्फ सपना समझ रही थी, तब मीनाक्षी देवी ने खींचते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया था। उनका असल मकसद यही था। मेनका से जब ईशांत ने अपनी मर्जी से शादी की थी, तभी उन्हें अंदाजा हो गया था कि उसकी मनपसंद कोई भी घमंडी औरत उसके बेटे को मिनटों में खींचकर उनसे दूर ले जाएगी। वह मेनका की मोहब्बत में पूरा पूरा डूबा हुआ था, जबकि उसने कभी ना माँ की इज्जत में कोई कमी की थी। चार्वी बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन तब हालात कुछ और थे। और अब अगर उन्हें अपनी मर्जी की बहू लाना उनके किस्मत में थी, तब एक ऐसी लड़की को लेकर आई थी जो सारी जिंदगी उनके इशारों पर नाचती रहती, और उन्होंने उसे जोर से दबोचते हुए उसे अच्छी तरह अपने आप को मिला चुकी थी। इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी और लक्ष्य की आया जितनी होगी, उससे ज़्यादा नहीं। वह खुद को लक्ष्य की केयर टेकर समझे तो उसके लिए ठीक होगा, और हम दोनों के बीच हुई कोई भी बात ईशान के सामने दोहराई तो इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वह चुपचाप बैठी रह गई। वह औरत गिरगिट की तरह रंग बदल चुकी थी। वह तो कोई और औरत थी जो उनके घर रिश्ता लेकर गई थी। ये अपने दौलत के आड़ में डूबी हुई औरत, जिसे देखकर वह सिर्फ दुख और दर्द से उसने अपने आंसुओं को अपने गले में उतारा था। उससे ज़्यादा उसे किसी चीज़ की परमिशन नहीं थी। वह चुपचाप रह गई। ये बात उसने अपने होठों पर कभी लाने की कोशिश नहीं की। अब जब ईशांत राजकुमार ने उसके सामने ये कह दिया कि उसकी मोहब्बत उससे कभी दूर नहीं होगी, तो उसने अपने मन को मार लिया। एक पल में उसने अपनी इज्जत को एक तरफ करते हुए अपने आप को उस आदमी के लिए सौंप चुकी थी।
वह हैरान था। उस लड़की को देखता रहा जो खुद ही बेड से उतर गई, जैसे इस सब पर उसका कोई अधिकार न हो। उसे दुख हुआ था, लेकिन उस आदमी की मोहब्बत के सामने ये दुख कुछ भी नहीं था। फिलहाल तुम लक्ष्य के कमरे में अपना सोने का इंतजाम कर लो, क्योंकि तुम पर लक्ष्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वह चुपचाप अपने कपड़े चेंज करने के बाद अपने कमरे से निकल गई। अपनी खुशबू का वह एहसास छोड़कर जो कुछ देर तक उस आदमी को अपने घेरे में लिए खड़े रहा, वह सोच भी नहीं सकता था वह इतनी आसानी से मान जाएगी। वह सुनहरी आंखों वाली लड़की रोते हुए शब्दों पर कंट्रोल कर गई। न जाने कितने सपने सजाकर आई होगी। एक पल में उसके सारे सपनों को मलियामेट कर दिया था। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी हम समझ लेते हैं। इस सजे हुए बेड पर वह लेटा तो सारे एहसास फिर से जागते चले गए। वह रात कभी भूल नहीं सकता था जिस दिन मेनका दुल्हन बनकर उसके सपनों में सिमटी हुई थी। उसने झुकते हुए मेनका के होठों से होठों को जोड़ा था और एक कयामत उन दोनों के जिस्म पर चलने लगा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हें पालूंगा। मीनाक्षी देवी से जीतना इतना आसान नहीं था, इसलिए उसने कह दिया और जरा सा मुस्कुराते हुए उसे देखती रह गई। लेकिन मैं सोच सकती थी, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, उसने बड़ी खुशी से कह दिया और उसकी खुशी पर वह अपने आप को लुटाता चला गया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर करके किसी और के हवाले खुद को नहीं कर सकता। अनगिनत वादा करते हुए वह खुद को मेनका की मोहब्बत में भिगोता चला जा रहा था। मेनका उसकी मोहब्बत में बहती चली जा रही थी। उसकी रग रग पर अपनी मोहब्बत की मोहर रखते हुए वह उसे एहसास दिला रहा था वह उसके लिए कितनी खास थी। मीनाक्षी देवी मेनका को अपने घर में कभी भी स्वीकार नहीं करती थी। वे कभी भी इस ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकती थी जो सिर्फ उनके बेटे की पसंद हो। उनके लिए मेनका ऐसी बेहुदा लड़की थी जिसने उनके बेटे पर कब्जा कर लिया था, और ऐसी लड़कियां उनके दिमाग में बदचलन लड़कियां कहलाई जाती हैं, जबकि वे दोनों कई सदियों से एक दूसरे को पसंद करते थे और अब तो अच्छा खासा सेटल भी हो चुका था। लेकिन उनके लिए वह फिर भी एक ऐसा ही बच्चा था जो हमेशा सारी जिंदगी उनके इशारों पर नाचता रहेगा। अगले ही दिन उन्होंने मेनका से ऐसी जिद लगा ली, फिर मेनका की मौत का कारण बन गई थी। मेनका ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि वह उनके साथ अपना व्यवहार ठीक कर लेगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। धीरे धीरे उनके और मेनका के बीच में झगड़ा बढ़ने लगा। मेनका भी खाते पीते घर की लड़की थी। वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसकी इज्जत पर बात आए या उसके किरदार को टारगेट किया जाए। इसलिए उसने मीनाक्षी देवी से जिद लगा ली और अब अपनी बात पर डटी रहती। सिर्फ अपने पति के साथ संबंध ठीक रखती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई उसके बारे में क्या सोचता है। शादी के 4 महीने के बाद जब उसने ये खुशखबरी ईशांत को सुनाई कि वह पिता बनने वाला है, तो वह हकीकत में खुशी से उछल ही पड़ा था। वह हमेशा चुप रहने वाला लड़का था, चाहे उसके सामने ही मीनाक्षी देवी मेनका के साथ जैसा भी व्यवहार करती, लेकिन वो बिना कुछ कहे चुप हो जाता, बल्कि हमेशा मेनका को ही समझाता था। धीरे धीरे उसकी माँ इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, इसलिए चुप रहना ठीक है। और ये नहीं जानता था ये चुप रहना उसके लिए बवाल बन जाएगी। कभी कभी हम हद से ज़्यादा खुदगर्ज हो जाते हैं और ये खुदगर्जी हमारे रिश्ते को निगल जाती है। उसने मेनका की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी के कंधों पर डाल दी थी और मीनाक्षी तो चाहती यही थी कि प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने मेनका पर पूरा कब्जा कर लिया। घर का काम करते रहना, नहीं तो डिलीवरी में बहुत सारी परेशानी आ जाएगी। उसके बाद मीनाक्षी देवी ने उसके खाने पीने पर रोक लगा दी। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, और कहीं भी आने जाने पर कंट्रोल कर दिया कि मेनका घुट घुट कर जीने लगी थी। कुछ दिन तो वह इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करती रही। उसे ये कैद पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने देखा कि ईशांत उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा बल्कि ज़्यादातर मीनाक्षी देवी की बात को ही अहमियत देता है, तो उसने अपने होठों को सी लिया और वह उनके रिश्ते को निकल गई। वह भी ऐसा ही दिन था जब वह सुबह से बताकर थक चुकी थी कि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि मीनाक्षी ने कह दिया कि ऐसी कोई समस्या नहीं। वह डॉक्टर के साथ बारीकी से बात कर चुकी हैं। उस दिन भी उनकी लड़ाई हुई थी। ईशांत ने मेनका पर चिल्लाते हुए कह दिया कि तुम दुनिया की इकलौती लड़की नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो, और उस वक्त वह जज्बात की आग से लाल थी। मेरी माँ तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली है, उन्होंने बच्चा पैदा किया है, वह जानती है तुम ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो। उसे अंदाज़ा नहीं था इस हालत में उसका पति उसके साथ इतना घटिया व्यवहार अपनाएगा। उसने चुप रहना अच्छा समझा, एक ऐसी गहरी चुप्पी जो धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर निकलती जा रही थी। कुछ दिन अपनी खराब तबीयत के साथ बिताती रही। जब उस दिन उसकी हालत हद से ज़्यादा बिगड़ गई, कमरे में आने वाली नौकरानी उसे दर्द से बेहाल होते हुए फर्श पर गिरता देखा तो वह आगे बढ़कर उसे सहारा देने लगी। बड़ी मैडम जी, बड़ी मैडम जी, उसने चीखते हुए मीनाक्षी देवी को बुलाया, जो अपनी घमंडी आदतों के साथ कमरे से निकली। क्या मौत पड़ गई है जो आवाज़ ऊंची किए जा रही हो, उन्होंने गुस्से में आते हुए कहा। नौकरानी घबराते हुए उन्हें बता रही थी कि मेनका मैडम फर्श पर गिर गई हैं, उनकी तबीयत खराब है। वह अंदर दाखिल हुई, जल्दी ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। उसी वक्त उसे लेकर डॉक्टर के पास गई थी। ईशांत भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर ने कह दिया काफ़ी देर होने की वजह से प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किल कंडीशन हो गई है, जिसकी वजह से माँ और बच्चा दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। ईशांत ने बेधड़क कह दिया था, मेरी मेनिका को बचा लीजिए।
लेकिन उस वक्त पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वक्त ने बहुत गहरी चाल चल दी थी। उसने हमेशा के लिए मेनका को खो दिया। मेनका का जिस्म उसके जिस्म से अलग हुआ था। अब उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ था कि उसे मेनका की जिम्मेदारी किसी और के हाथों में नहीं सौंपनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी उसने खुद को ये कहकर तसल्ली में कर लिया कि वो मीनाक्षी देवी उसकी माँ हैं और सबसे बढ़कर एक औरत हैं। वो कैसे किसी भी औरत का बुरा चाह सकती हैं? शायद किस्मत को ऐसा ही स्वीकार था, और इस तरह हमेशा हम अपनी खुदगर्जी की हद पार कर लेते हैं। सारा इल्ज़ाम किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, जबकि ये सारा धोखा था। भगवान हमें दौलत देता है, लेकिन हम अपनी खुदगर्जी का शिकार खुद बन जाते हैं, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता। और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेनका के तरफ से भी वो ऐसा ही कह रही थी। उस दिन चार्वी उसके कमरे से चली गई और खुद को लक्ष्य के एक आया के रूप में समझने लगी थी। शायद वह उसके साथ कंफर्टेबल नहीं, इसलिए लक्ष्य के साथ ज़्यादा आसानी से एडजस्ट कर लेगी। चार्वी पर मीनाक्षी देवी का कब्जा था। चार्वी देवी ने बड़ी सख्ती से मना कर दिया था। उनके बेटे की ज़िंदगी में ज़्यादा ताका झाकी की ज़रूरत नहीं। वह अपनी पहली पत्नी से मोहब्बत करता है और हमेशा उसके साथ वफादारी करेगा, इसलिए किसी भी बदचलन लड़की की तरह खुद को उसके कदमों में गिराने की कोई ज़रूरत नहीं। वह बस शर्म से सर झुकाकर रह गई थी। किचन में खड़ी हुई नौकरानी ने हैरानी से उसके चेहरे को देखा था। उसे दुख हुआ था, एक लड़की की तरह उसके भी इच्छा थी वह जिस आदमी के साथ ब्याही गई है वह उसके साथ प्यार भरे बंधन की शुरुआत करे, लेकिन शायद ये उसके किस्मत में नहीं था। इसलिए चुपचाप उसने मीनाक्षी देवी की बात मान ली थी। उसे अपने घर वालों से मिलने की भी परमिशन नहीं थी। हफ्ते में एक बार ड्राइवर उसे लेकर जाता और वह सिर्फ 1 घंटे के लिए वहाँ रहती, फिर वापस उसे ड्राइवर अपने साथ ले आता। अब उसके घर वालों को भी एहसास हुआ था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन मीनाक्षी देवी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। धीरे धीरे मीनाक्षी देवी ने पूरी तरह उसे अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। उनकी पसंद का पहनना, उनकी पसंद के हिसाब से रहना, घर के सारे कामकाज, यहाँ तक उनके पसंद के हिसाब से बोलना। लक्ष्य की सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा लिया। वैसे भी उसे उस बच्चे से खास तरह का लगाव हो गया था, क्योंकि वह ईशान से मोहब्बत करती थी और बच्चा ईशान की मोहब्बत थी जिसमें उसकी जान बसती थी। शायद इसलिए चार्वी को इस बच्चे से बेहद मोहब्बत हो गई थी। जैसे इस पूरे घर में ये मासूम सा फूल है जो उसका एक ही सहारा है, जिससे वह दिल से जुड़ी हुई थी। हर दिन ही वह उसे अपने हाथों में उठाकर उसके पापा की सारी शिकायत उसके सामने लेकर बैठ जाती। वह अब उसे पहचानने लगा था। माँ की ममता महसूस करते उसके प्यार में सिमट जाता। उसकी नन्ही सी मुस्कुराहट से उसका दिन बीत जाता। लेकिन मीनाक्षी देवी का व्यवहार वैसा ही था। नौकरानी के होते हुए भी उसे घर के सारे कामकाज करने पड़ते। नौकरानी के साथ मिलकर वह किसी नौकरानी की तरह यहाँ जिंदगी बिता रही थी। घर की साफ सफाई, खाना बनाना, सबके सामने खाना लगाना, फिर सबसे अलग होकर खाती। कभी कभी तो उसे बचा हुआ खाना खाना पड़ता और बस दुख से उन्हें देखती रह जाती। इस तरह मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर ना देखा कर, तुम्हारे घर में तुम्हें इतना भी ना मिलता होगा। उसके माँ बाप के गरीबी के दिन उसे सुना देती, उस पर चिल्ला पड़ती। रही बात ईशांत की, तो ईशांत तुम्हें कभी नहीं पूछेगा। वह पलटकर तुम्हारी खबर कभी भी नहीं लेगा। उस दिन भी उसे बहुत तेज बुखार था। सुबह नौकरानी उसे नींद से जगाने के लिए आई तो उसने टूटे फूटे शब्दों में कह दिया कि लक्ष्य ने रात भर उसे जगाया है, क्योंकि लक्ष्य के पेट में दर्द था और वह खुद भी बुखार से सुलग रही थी, इसलिए उसे थोड़ा आराम करने दिया जाए। इस बात पर तो मीनाक्षी देवी सुलग उठी थी और खुद उसके कमरे में चली आई। वह डरते हुए बेड से उतर गई। लक्ष्य अभी ही कुछ देर पहले सोया था। मीनाक्षी ने उसे बाजुओं से हिलाते हुए अपने सामने लाकर किया। वह सख्त नजरों से उसकी आंखों में देखती रही। क्या मतलब? अब तुम्हारी मर्जी से सब कुछ होगा, यानी तुम अब यहाँ पर अपना हुक्म चलाओगी? उनका शब्द बहुत ज्यादा गुस्से में निकल रहा था, जबकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मुझे हाथ लगाइए, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, प्लीज मुझे थोड़ी देर आराम करने दो, वरना मेरा सर दर्द से फट जाएगा। उसने बहुत ही विनती भरे शब्दों में कहा था, लेकिन मीनाक्षी देवी के दिमाग में तरस नाम के शब्द नहीं थे। वह भी खास तौर उस लड़की के लिए जो उनके बेटे की पत्नी बनकर यहाँ आई थी। यहाँ तुम इतनी हैसियत नहीं रखती, ये चोंचले तुम किसी और को दिखाना। तुम क्या समझती हो, तुम्हारी बीमारी का सुनते ईशांत तुम्हारी खबर लेगा? तो ये सब अपने दिमाग से निकाल दो, ये सिर्फ तुम्हारी भूल है। मीनाक्षी देवी ने बहुत गुस्से से उसके मुंह को दबोच रखा था और जो मैं कहती हूँ वैसा करो। वे आंसुओं से भरी आंखों को लिए उस औरत को देख रही थी। वे औरत उस वक्त बहुत कमजोर हो जाती है जब ससुराल में उसका पति उसका नहीं रहता। अगर उसका पति उसका साथ ना दे तो औरत के लिए वह जिंदगी नर्क से बदतर होती है। और जो आदमी अपनी पत्नी का साथ दे उसे कभी भी किसी के सामने सर झुकाकर बात नहीं करनी पड़ती। 1 मिनट से पहले मुझे हवेली में नजर आओ, क्योंकि ईशांत अगर घर पर है और वह जिम गया हुआ है, उसके आने से पहले तुम्हें घर का सारा काम समेटकर उसकी नज़रों से दूर हो जाना है। मीनाक्षी देवी हमेशा यही कोशिश करती थी, कभी भी ईशांत की नज़रों में वह ना आए। वह कम ही एक दूसरे के सामने आते थे। वह चुपचाप बाहर चली आई। उसने अपने हाथों से मीनाक्षी देवी का नाश्ता बनाया, नौकरानी के साथ मिलकर पूरी हवेली की सफाई की। खुद उसने 1 कप चाय के साथ 2 फैन खाए थे। शायद खाली पेट दवा लेने की वजह से भी उसकी तबीयत खराब हो रही थी। इस वक्त वह किचन में ही खड़ी थी जब नौकरानी ने अंदर झाँककर कहा, छोटी मैडम जी,
साहब जिम से आ गए हैं। मैं कमरे में मीनाक्षी देवी को दवा देने जा रही हूँ, तो आप साहब के लिए चाय बना लो। उसका दिल चाहा कि मना कर दे, लेकिन समस्या ईशांत की थी, इसलिए वो मना नहीं कर पाई। वह उसकी पत्नी तो थी, जिस आदमी के साथ उसकी पत्नी बनकर आई थी। जज्बात उसके तरफ खुद ब खुद कदम बढ़ने लगते हैं, चाहे उन्हें मोहब्बत मिले या न मिले। वह भी चाहती थी कि वह ईशांत के सारे काम अपने हाथों से करे। उसने चाय बनाई, लेकिन उसका सर बराबर दर्द कर रहा था। नौकरानी को उसने इशारा करके बुलाया और फिर चाय बाहर ले जाने के लिए कहा। ईशांत साहब एक कप चाय पीने के बाद थोड़ा आराम करते थे, और वह भी घर से बाहर बने गार्डन में। वहां से वापस आने के बाद ही वह खाना खाते थे। वह उस वक्त कमरे में नहीं था जब नौकरानी साइड टेबल पर उसकी चाय रखकर वापस चली आई। सर के दर्द से वो बिल्कुल बेहाल थी। 2 कदम घसीटते हुए अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर में लक्ष्य भी दोबारा उठने वाला था, और दोबारा उसे आराम का मौका नहीं मिलना था, क्योंकि अगर ईशांत घर पर था तो उसके आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। क्या ईशांत और चार्वी के बीच मोहब्बत हो पाएगी? क्या मीनाक्षी देवी की असलियत ईशांत को पता चल पाएगा? क्या कभी चार्वी अपनी मोहब्बत का ईशांत से इजहार कर पाएगी या नहीं? इस कहानी को पूरा देखने के लिए आप इसका दूसरा भाग जरूर देखें। बहुत दिलचस्प रहने वाली है ये कहानी। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है, और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।